आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एक पुराने वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, साइंस विषय का, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने बना लिया है, यानी कि आधा हिस्सा उस पार्ट में है और अभी हम पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे, चाहे वो जो भी कंसेप्ट हो, जो भी चीज़ हो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया है, क्या है, पीएच स्केल क्या है, ठीक है, वर्णन करें। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। क्या लिखा हुआ है उत्तर में कि किसी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए विकसित की गई स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है। इसमें 0 से 14 तक संख्याएं अंकित होती हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी विलयन का सांद्रता माप सकते हैं। सांद्रता कहने का मतलब है कि कोई भी विलयन में कितनी मात्रा में अम्ल मिला हुआ है या कितनी मात्रा में क्षारक मिला हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग नाप सकते हैं पीएच स्केल के सहायता से। यानी कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके मदद से, जिसके सहायता से हम किसी भी विलयन का, ठीक है, किसी भी विलयन का हम लोग सांद्रता माप सकते हैं। सांद्रता मतलब उसका जो, उसमें कैसा पदार्थ है, अम्लीय है कि क्षारक की है, उसको हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। अब बोलता है पीएच स्केल में 0 से 14 तक संख्या अंकित होता है। देखिए, एक जो स्केल होता है उसमें दूसरा चीज़ है, लेकिन यहाँ है पीएच स्केल। पीएच स्केल में कितना से कितना तक संख्या अंकित होता है, 0 से लेके 14 तक, ठीक है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं किस प्रकार से पीएच स्केल है, ठीक है। तो देखिए पीएच स्केल ये वाला है, ठीक है, इसमें 0 से 14 तक संख्या अंकित है, ठीक है। अब देखिए यह जो, अब इसमें 3 बात को आपका विशेष करके ध्यान रखना है। पहला बात कि जो इस विलयन का पीएच मान 7 होगा वो उदासीन विलयन होगा, वो ना ही अम्लीय होगा और ना ही क्षारकीय होगा, ठीक है। 7 पीएच मान वाला विलयन, जैसे कि आश्वित जल यानी कि शुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर, जो वाटर बैटरी में भरा जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आश्वित जल, ठीक है। उसको पिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन पीने से हम लोग को कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई भी खनिज नहीं पाया जाता, कोई भी खनिज लवण नहीं पाया जाता, लेकिन उसको पी सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का खनिज नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें पानी H2O और कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा बात आपको क्या ध्यान रखना है कि 7 से कम जितना भी विलयन का पीएच मान आएगा सब अम्लीय रहेगा, ठीक है। और 7 से जैसे ही घटेंगे 6 आएंगे, 5 आएंगे, 4 आएंगे, 3 आएंगे, 2 आएंगे, 1 आएंगे, वैसे वैसे H प्लस आयन का सांद्रता घटेगा, H प्लस आयन का सांद्रता घटेगा, लेकिन अम्ल का प्रकृति बढ़ेगा, अम्ल का पदार्थ बढ़ेगा, धीरे धीरे प्रबल अम्ल होते जाएगा, ठीक है। 0 पीएच मान वाला विलयन बहुत ज़्यादा प्रबल होगा, ठीक है। उसी प्रकार से लिए इधर देखिए क्षारक की तरफ, 7 से अधिक जिस विलयन का पीएच मान होगा, 7 पॉइंट कुछ होगा या तो फिर 8 होगा, ठीक है, 8 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, से लेकर 14 तक, यहाँ तक का जो पीएच मान वाला विलयन है सब का सब क्षारक की होगा, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह जैसे जैसे हम लोग क्षारक की तरफ बढ़ेंगे, पीएच स्केल में आगे बढ़ेंगे, 7 से 8 जाएंगे, 9 जाएंगे, 10 जाएंगे, 11 जाएंगे, 12, 13, 14, वैसे वैसे क्या होगा, क्षारक के का गुण बढ़ते जाएगा, ठीक है। लेकिन OH माइनस का जो मात्रा है वो घटते जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब चीज सुनने से लगता है कि OH माइनस का सांद्रता घटते जाएगा लेकिन क्षारक का गुण बढ़ते जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर 3 बात समझ गए होंगे कि 7 जिसका पीएच मान है वो उदासीन है, 7 से कम अम्लीय है और 7 से ज़्यादा क्षारक की है, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे घटेंगे 7 से कम वैसे वैसे अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा, प्रबल होते जाएगा अम्ल, ठीक है। और जैसे जैसे 7 से ज़्यादा उधर बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रबल होते जाएगा। और जैसे जैसे मान के चलिए 7 से हम लोग घट रहे हैं तो प्रबल होगा, और अगर 1 से लेकर बढ़ते जाएंगे 7 तक तो दुर्बल अम्ल होते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर उधर 14 से घटते जाएंगे धीरे धीरे तो दुर्बल क्षारक होते जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे पीएच स्केल के बारे में। यहाँ पर आपको और एक बात समझना है कि यहाँ पर जो भी चीज़ का हम लोग जांच करेंगे पीएच स्केल का सहायता से, वो जल में घुले होना चाहिए, ठीक है। जल में घुलेगा मतलब जल की सहायता से ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते क्योंकि वो H प्लस आयन उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। कभी कभी सवाल पूछता है शुष्क लिटमस पत्र जब शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस के संपर्क में आता है तो विलयन पीएच मान में क्यों नहीं बताता उसका पीएच मान कितना है, सो क्योंकि वो H प्लस आयन उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। H प्लस आयन अगर उत्पन्न करेगा तब, और H प्लस आयन अम्ल सिर्फ जल में ही उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे पीएच स्केल के बारे में संपूर्ण जानकारी। और आप विभिन्न पदार्थों का पीएच मान पता कर सकते हैं, ठीक है, नेट के द्वारा। और हमारे चैनल में भी वीडियो उपलब्ध है विभिन्न प्रकार के यौगिकों का, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पीएच मान वाला। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न।
तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। देखिए हम लोग का जो दैनिक दिनचर्या है, यानी कि हम लोग का जो दिन कटता है, दिन भर में जो हम लोग काम धंधा करते हैं, हम लोग का जो शरीर जिंदा है और हम लोग जो फसल उगाते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं, उसमें पीएच मान का क्या महत्व है। ठीक है, पीएच मान क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखें। चलिए पहला नंबर पढ़िए, क्या है। सभी सजीव एक निश्चित पीएच मान पर ही जीवित रह सकते हैं, जैसे मनुष्य 7.0 से 7.8 पीएच पर आज तक। देखिए सबसे पहला बात है कि जीवित रहने का। ठीक है, तो जितना भी सजीव है, ठीक है, इस ब्रह्मांड में जितना भी सजीव है, सब एक निश्चित पीएच मान पर ही जिंदा रह सकता है। अगर पीएच मान उससे ज़्यादा घट बढ़ जाएगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। जैसे कि मनुष्य कितना में जिंदा रह सकता है, जीवित रह सकता है, तो 7.0 से 7.8 तक उनका शरीर का पीएच मान, यानी कि मनुष्य का शरीर का पीएच मान अगर 7.0 से 7.8 के बीच है तब वो जीवित रह सकता है। अगर इससे बहुत कम या बहुत अधिक हो गया तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, मर जाता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखिए क्या है। फसलों को उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान फसल के अनुसार होना चाहिए। देखिए फसल तो अलग अलग प्रकार का होता है, कहीं मकई का उगाया जाता है, कहीं आलू का खेती किया जाता है। ठीक है, कहीं अलग अलग प्रकार का किया जाता है। ठीक है, कहीं पर दूसरा किया जाता है, कहीं पर अरहर दाल का, तो कहीं पर कुर्थी दाल का, अलग अलग जगह पर अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जितना भी फसल है, ठीक है, सबको उगाने के लिए अलग अलग पीएच मान का आवश्यकता होता है। ठीक है, अगर पीएच मान अगर सही सलामत नहीं रहेगा, मिट्टी का पीएच मान, ठीक है, मिट्टी का पीएच मान अगर सही नहीं रहेगा तो फसल का उत्पादन भी सही नहीं होगा। या ज़्यादा अम्लीय हो गया है मिट्टी, या ज़्यादा क्षारक हो गया मिट्टी, तो जो फसल है वो अच्छे से उपजाऊ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखते हैं। चलिए देखिए तीसरा नंबर में क्या है, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का अत्यधिक महत्व है। देखिए हम लोगों का पाचन तंत्र, यानी कि सभी जीवों का पाचन तंत्र में भी पीएच मान का विशेष महत्व है, लेकिन हम लोग को यहाँ किताब में सिर्फ मनुष्य का पीएच मान पढ़ना है, यानी कि मनुष्य का पाचन तंत्र का पीएच महत्व के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं। जब हम भोजन करते हैं, यानी भोजन को जब मुंह में लेते हैं तो हम लोग उसको चबाते हैं। चबाने के समय लार जो होता है भोजन से मिल जाता है। ठीक है, और लार का कुछ पीएच मान होता है। ठीक है, एक निश्चित पीएच मान होता है। ठीक है, और ये जो पीएच मान होता है लार का, किसका, लार का। ठीक है, लार का पीएच मान एक निश्चित होता है, और लार का पीएच मान के कारण ही लार भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है वो पच जाता है, वो विघटित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे पचने के बाद भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है, ग्रास नली से होते हुए। ठीक है, आमाशय में जाने के बाद सबसे पाचन का मुख्य कार्य यहीं पर होता है। ठीक है, भोजन में जो भी पदार्थ है, जो भी कण है, जो विघटित नहीं हुआ है, वो आमाशय आने के बाद, ठीक है, आमाशय में पहुंचने के बाद उसका विघटन होता है। किसके उपस्थिति में, तो HCl अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में उसका विघटन होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपस्थिति में। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये हम लोगों को कुछ हानि नहीं पहुंचाता है। कैसे, देखिए आमाशय के आंतरिक भाग में एक पीला रंग का परत पाया जाता है। अब कभी किसी का आमाशय काटे होंगे तो देखे होंगे कि आमाशय का भीतरी भाग में, आंतरिक भाग में पीला रंग का एक परत होता है। ठीक है, ये परत ही आमाशय को HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। ठीक है, ये तो हो गया HCl अम्ल का उपयोग या उपयोगिता या महत्व। ठीक है, फिर फिलहाल हम पीएच मान के बारे में बात करते हैं। देखिए जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन तो आमाशय में जाता है, और भोजन को पचाने के लिए HCl अम्ल निर्मित होता है। कहाँ पर, तो आमाशय में। ठीक है, और ये जो आमाशय में निर्मित HCl अम्ल है ये भोजन के आधार पर होता है। अगर आप 50 ग्राम भोजन खाए हैं तो उसी के हिसाब से HCl अम्ल बनेगा कम। अगर आप 100 ग्राम खाएँ तो ज़्यादा HCl अम्ल बनेगा। अगर 1 किलो खा गए हैं तो बहुत ज़्यादा HCl अम्ल बनेगा। अगर 2 किलो खा गए हैं तो बहुत ज़्यादा HCl अम्ल बनेगा, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो जब हम बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, अत्यधिक भोजन कर लेते हैं, तो हम लोग का जो आमाशय है वो अत्यधिक मात्रा में अम्ल का स्राव करता है, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अम्ल बनता है। ठीक है, तो ये जो अम्ल बनता है ज़्यादा मात्रा में, ये ज़्यादा मात्रा में अम्ल होने के कारण हमारा जो आमाशय है उसमें जलन होता है, यानी कि पेट दर्द करता है, उसी को हम बोलते हैं पेट दर्द। इस घटना को हम लोग अपच होना बोलते हैं। ठीक है, अपच। ठीक है, यानी कि पच होता है मतलब पच गया, अपच मतलब नहीं पचा। ठीक है, अपच मतलब नहीं पचा। देखिए भोजन है 5 किलो, मतलब कि आपको 1 किलो खाना है और आप अगर खा गए हैं 3 किलो 4 किलो, तो उसको पचाने के लिए ज़्यादा अम्ल की आवश्यकता होती है, तो ज़्यादा अम्ल तो बनेगा ही। अब जब ज़्यादा अम्ल बनेगा फिर भी भोजन इतना आसानी से नहीं पचेगा, क्योंकि आपका पेट जो है भोजन 1 किलो पचाने का आदत है। ठीक है, तो जब 3 किलो भोजन को पचाने के लिए अम्ल बनाएगा तो ये अम्ल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, और अम्ल के कारण ही हम लोग का पेट जलन देने लगता है, गड़ने लगता है, दर्द देने लगता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग
पेट का दर्द को ठीक करने के लिए, उसको शांत करने के लिए एंटासिड लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटासिड, ठीक है, एक उपचायक लेते हैं। जैसे कि यह हो सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ये हो सकता है। और भी दूसरा हो सकता है खाने वाला सोडा हो सकता है, ठीक है, जिसको मीठा सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। और मीठा सोडा का आप जानते ही होंगे रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, सारा चीज़ आप जानते ही होंगे, ठीक है। NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये सब सारा चीज़ होता है। हमारे पीएच मान, हमारे आमाशय में, मतलब कि हमारा पाचन तंत्र में पीएच मान का एक विशेष महत्व है, ठीक है। क्योंकि अम्ल का पीएच मान होता है HCl अम्ल का बहुत ही कम, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाएगा पीएच मान तो अम्ल प्रवृत्ति खत्म हो जाएगा और भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? दांतों के सुरक्षित रहने में। देखिए, इसमें हम लोग को अभी दंत क्षय के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। दंत क्षय किसको बोलते हैं भी समझेंगे हम लोग। तो पहले हम समझते हैं कि दांतों में पीएच मान का क्या महत्व है। देखिए, अगर दांत का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो दंत का क्षय होने लगेगा, यानी कि दांत सड़ने लगेगा, ठीक है। अगर 5.5 से कम नहीं होगा, 5.5 से ऊपर रहेगा तो दंत क्षय नहीं होगा। तो देखिए, दंत क्षय में भी कितना महत्व है पीएच मान का, ठीक है। और भी पीएच मान का महत्व है। अत्यधिक मात्रा में अगर आप भोजन करेंगे तो उससे संबंधित है पीएच मान, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम एक नए प्रश्न को देखते हैं, दंत क्षय क्या है, ठीक है। यानी कि दांत का क्षय होना, दांत का सड़ना, ठीक है। चलिए इसका उत्तर सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? जब हमारे दांतों की नियमित रूप से सफाई नहीं की जाती है तो दांत में उपस्थित सूक्ष्म जीव, ठीक है, दांत में उपस्थित सूक्ष्म जीव दांत में फंसे भोजन का जो शर्करा है, ठीक है, भोजन में क्या रहता है? शर्करा, उसको अम्ल में बदल देता है। किस में बदलता है? अम्ल में। जब हम लोग दांत की सफाई अच्छे से नहीं करेंगे, ठीक है, मुंह नहीं धोएंगे अच्छे से, डेली मुंह नहीं धोएंगे, तो दांत में जो सूक्ष्म जीव है वो क्या करेगा? वो भोजन जो रहता है उसका जो कण रहता है दांत में फंसा हुआ, अगर मुंह नहीं धोएंगे तो भोजन का कण दांत में फंसा हुआ रह ही जाएगा, ठीक है। तो भोजन का जो कण है जो दांत में फंसा हुआ रहता है उसमें शर्करा रहता है, तो उस शर्करा को अम्ल में बदल देता है कौन? तो जीवाणु, ठीक है। जिसके कारण दांत का पीएच का जो मान है अम्ल हो जाता है और पीएच मान कितना हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है? दांत जो होता है धीरे धीरे सड़ना प्रारंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि जब 5.5 से कम हो जाता है पीएच मान तो दांत के ऊपरी सतह में पाए जाने वाला इनेमल, देखिए सभी लोगों के दांत के ऊपरी सतह में एक कठोर पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, कठोर परत पाया जाता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है, जिसका नाम इनेमल है, ठीक है। तो ये इनेमल क्या होता है? धीरे धीरे खत्म हो जाता है अम्ल के कारण, ठीक है। और जैसे ये इनेमल खत्म होता है दांत धीरे धीरे सड़ना शुरू कर देता है और एक समय के बाद दांत धीरे धीरे पूरी तरह से सड़ जाता है और खत्म हो जाता है, ठीक है। और क्षय हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग दंत क्षय के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दंत क्षय का फोटो, किस तरह से दंत क्षय होता है, ठीक है। इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? दांत का नियमित रूप से सफाई करके दंत क्षय से बचा जा सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। क्या है? अम्लीय वर्षा क्या है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, अम्लीय वर्षा क्या है और इसके हानिकारक प्रभाव को भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। क्या लिखा हुआ है आंसर में कि वायुमंडल में उपस्थित जल जब सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्रिया करते हैं तो जल के पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं, ठीक है। ये किताबी भाषा होगी एक तरह से, ठीक है, लेकिन अब हम आपको समझाएंगे इसको पूरी बारीकी से। देखिए सबसे पहला बात, जब वर्षा होता है तो यह वायुमंडल से होते हुए ही पृथ्वी की सतह तक आती है, ठीक है, सबसे पहला बात। दूसरा बात, जब वर्षा यानी कि पानी बूंद के रूप में वायुमंडल से होते पृथ्वी की सतह में आती है तो वायुमंडल में बहुत सारा गैस है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों गैस कहाँ से निकलता है? तो उद्योगों से और वाहनों के धुएँ से, ठीक है। तो जब ये सब सारा गैस निकलने के बाद ऊपर में जाके वायुमंडल के ऊपरी भाग में जाके बैठा रहता है, यानी कि बसा हुआ रहता है, तब जैसे ही जल ऊपर से आता है तो जल जो होता है इन गैसों से क्रिया कर लेता है और क्रिया करने के बाद उनका भी देखिए ये सब जो गैस है ये गैस अम्लीय गैस है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये अम्लीय गैस है। जब ये अम्लीय गैसें जल के संपर्क में आती है तो जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है। और ये जब वर्षा के रूप में नीचे गिरता है इसी को हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा, ठीक है। आई होप आप समझ गए अम्लीय वर्षा हम लोग किसको बोलेंगे। कि जब
वायुमंडल में जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब सारा गैस जब जल के साथ मिलता है तो जल का पीएच मान क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति में प्रवेश कर जाता है जल। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। ठीक है, अब इसका हानिकारक प्रभाव समझते हैं। तो चलिए अब एक नए प्रश्न को देखते हैं, अम्लीय वर्षा के हानिकारक प्रभाव। ठीक है, देखिए अम्लीय वर्षा का क्या क्या हानि है उसी को हमको देखना है कि अम्लीय वर्षा अगर होगा तो उसका क्या क्या हानि दिखेगा। ठीक है, तो पहला नंबर में क्या है, इससे इमारतों का क्षरण होता है। देखिए अगर अम्लीय वर्षा होगा तो इमारत यानी कि घर, ठीक है, घर क्या होगा, उसका क्षरण होगा। आप देखे होंगे अगर बार बार कहीं पर अम्लीय वर्षा होगा तो वहाँ का जो ईंट होता है, वहाँ का जो दीवार होता है, उसमें धीरे धीरे खराबी आने लगता है, वो धीरे धीरे अपघटित होने लगता है, सड़ने लगता है ईंटा उसका। ठीक है, और साथ ही साथ आप जानते भी होंगे कि ताजमहल का रंग जो है पीला पड़ रहा है अम्लीय वर्षा के कारण ही। ठीक है, इसलिए ताजमहल के बहुत दूर ही गाड़ी इत्यादि को खड़ा किया जाता है। ठीक है, सामने नहीं ले जाया जाता है क्योंकि ताजमहल जो है पीला पड़ रहा है अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, दूसरा देखिए इससे फसल उत्पादन में कमी होती है। देखिए जब अम्लीय वर्षा होगा तो अम्लीय वर्षा होने से मिट्टी का पीएच मान में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़े हैं कि मिट्टी का जो पीएच मान है एक निश्चित होना चाहिए, तभी फसल का उत्पादन अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा होने से उसका पीएच मान घट जाता है, जिसके कारण जो अम्लीय वर्षा होने से फसल उत्पादन में कमी आ जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए अम्लीय वर्षा जलीय जीव को हानि पहुंचाती है। देखिए मान के चलिए कोई जीव रह रहा है जल में, और हम जानते हैं कि सभी जीव को जीवित रहने के लिए एक निश्चित पीएच परास चाहिए, यानी कि निश्चित पीएच मान चाहिए। ठीक है, अब मान के चलिए अगर अम्ल वर्षा होगा तो फील्ड से होते हुए, खेतों से होते हुए पानी कहाँ जाएगा, तालाब में, नदी में। तो वहाँ पर जब जल चल जाएगा तो वहाँ पर जो भी जलीय जीव रह रहे, मछली, मेढक, सांप इत्यादि, ठीक है, तो वे सब सारा जीव नहीं रह सकेंगे जीवित, क्योंकि उनको एक निश्चित पीएच मान चाहिए और अम्लीय वर्षा के कारण जल का पीएच मान बहुत ज़्यादा घट जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए अम्लीय वर्षा से सजीवों में त्वचा संबंधित रोग होती है। ठीक है, देखिए जैसे कि हम ही लोग को आप देखते होंगे कि जब फर्स्ट बरसात आता है तो हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि फर्स्ट बरसात में नहीं नहाना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए अगर फर्स्ट बरसात में आप नहाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिनों से वर्षा नहीं हुआ रहता है फर्स्ट बरसात के पहले, तो उस समय वायुमंडल में बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मौजूद रहता है। अब जब फर्स्ट बार वर्षा होता है तो ये सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तुरंत ही जल से क्रिया करके जल के साथ नीचे आ जाते हैं अम्लीय वर्षा के रूप में। ठीक है, तो इस वर्षा से अगर हम नहाएंगे तो हम लोग अम्लीय वर्षा से भीग जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण हमारे शरीर में त्वचा संबंधित रोग हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे अम्लीय वर्षा के क्या हानिकारक प्रभाव है। अब चलिए हम चलते हैं नए प्रश्नों में। चलिए अब हम एक नए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, क्लोरो क्षार अभिक्रिया क्या है। ठीक है, क्लोरो क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या है। चलिए इसको बारीकी से समझाते हैं आपको। क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में क्लोरीन तथा किसी एक क्षारक का निर्माण होता है, उसे क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए क्लोरो क्षार अभिक्रिया क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या क्या उत्पाद बनेगा, क्लोरीन और कोई एक क्षारक बनेगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्लोरो क्षार अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि क्लोर मतलब होता है क्लोरीन और क्षारक मतलब क्षारक। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद के रूप में हमेशा क्लोरीन बनेगा और क्षारक बनेगा, कोई भी क्षारक बन सकता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरो क्षार अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH का निर्माण। इसका निर्माण करने के लिए क्या करते हैं, NaCl को जल से मिलाते हैं। ठीक है, यानी कि साधारण नमक में जल मिलाते हैं और उस जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम के मुताबिक क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे, इसको आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इस प्रक्रिया को हम बारीकी से समझते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है। इस चीज़ को हम पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होने के बाद क्या क्या उत्पाद निकलता है और कौन कौन सा गैस निकलता है और कहाँ से कौन गैस निकलता है। ठीक है, पूरे पिक्चर के माध्यम से अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, फिलहाल इसका उत्तर देखिए, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह वियोजित होकर, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। देखिए जब भी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन यानी कि साधारण नमक का जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो
पिक्चर में आप देखेंगे अभी किस प्रकार से प्रवाहित करेंगे, ठीक है। तो जब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो सोडियम क्लोराइड है और जो जल है दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करेगा और सोडियम क्लोराइड वियोजित हो जाएगा, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। साथ ही साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम चलिए पिक्चर की मदद से समझते हैं, ठीक है। देखिए पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, साफ साफ आप देख सकते हैं पिक्चर में क्या क्या छपा हुआ है। सबसे पहला पिक्चर में अंदर, ठीक है, पिक्चर के अंदर दो काले रंग का रड दिखते होंगे, ठीक है। उसमें से एक है एनोड और दूसरा है कैथोड। जो बायां साइड दिख रहा है वो है एनोड जिसमें प्लस का चार्ज लिखा हुआ है ऊपर में देखिए, और दूसरा है कैथोड जो दाहिना साइड में, ठीक है, वो माइनस का चार्ज दिखा रहा है, ठीक है। अब वो जो सेल से जुड़ा हुआ है देखिए वहाँ पर सेल है ऊपर में, ठीक है। एनोड जो होता है वो प्लस वाला काम करता है, ठीक है, और कैथोड जो होता है वो माइनस वाला काम करता है, यानी कि कैथोड को ऋण सिरा से जोड़ा जाता है और एनोड को धन से यानी कि प्लस चार्ज से जोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको चरखुट बीकर दिख रहा है, आयताकार बीकर दिख रहा है, इस बीकर के अंदर सोडियम क्लोराइड का विलयन है। क्या है? सोडियम क्लोराइड का विलयन। जैसे इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, किस प्रकार से? तो एनोड और कैथोड जोड़ लिया जाता है और इससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। जब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो दाहिना साइड से आप देख सकते हैं नमक का घोल इसमें डाला गया है, ठीक है। और दाहिना साइड से नहीं, सॉरी, बाएं साइड से नमक का घोल डाला जाता है और बाएं साइड से देखिए अभिक्रिया के पश्चात क्या क्या निकलता है। नमक का घोल NaOH के साथ, देखिए इसमें है क्या है, सो बोल रहे हैं, नमक का घोल है, ठीक है, NaOH के साथ है इसमें बना हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या निकलता है, ठीक है। अब देखिए NaOH का उपयोग दिया हुआ है, देखिए NaOH और नमक का घोल दोनों ही इस बीकर में यानी कि आयताकार डिब्बा में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि NaOH का क्या क्या उपयोग है, सामने से देखिए। धातुओं से ग्रिज हटाने में, देखिए NaOH एक क्षारक है जो साबुन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये ग्रिज क्या है, तेल जैसा चीज़ है, तो ये हट जाएगा आसानी से NaOH से, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या है, धातुओं से ग्रिज हटाने के लिए। दूसरा साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए। तीसरा दिया है कागज बनाने के लिए और चौथा दिया है कृत्रिम फाइबर यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर आप देखिए हाइड्रोजन गैस दिखा रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस किधर से निकल रहा है, तो कैथोड सिरा की तरफ से, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस जो है इसका क्या क्या उपयोग है, तो ईंधन में, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का उष्मान बहुत अच्छा होता है, बहुत उच्च होता है, ठीक है। उसके बाद मार्गरीन में, उसके बाद खाद बनाने के लिए, ठीक है, खाद बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। उसके जस्ट आप बाएं साइड देखिए क्लोरीन गैस निकल रहा है, ठीक है। क्लोरीन गैस का उपयोग देखिए क्या क्या दिया हुआ है, जल की स्वच्छता कर लिए, ठीक है। आप पढ़े होंगे जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का टिक्किया या क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। फिर है स्विमिंग पूल में, ठीक है। उसके बाद PVC पाइप में, ठीक है। फिर दिया है रोगाणुनाशक के रूप में, यानी कि जहाँ पर रोग है जो पानी में या तो फिर किसी भूमि में जहाँ पर नमी हो वहाँ पर क्लोरीन गैस से रोगाणु को मारा जाता है, ठीक है, सॉरी, हाँ, रोगाणु को मारा जाता है। अब देखिए CFC में, ठीक है, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैस है इसमें मदद किया जाता है क्लोरीन गैस का। उसका दिया है कीटनाशक के रूप में यानी कि कीड़ा मराने वाला दवा बनाने के रूप में। तो आप समझ गए होंगे क्लोरोक्षार प्रक्रिया के द्वारा हुआ है ये, ठीक है, और इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इस नए पेज में एक नए क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन से लेकर के क्लास 10th तक के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, निर्माण तथा इसके उपयोग लिखिए। सबसे पहले हम बता देते हैं कि विरंजक चूर्ण का और एक नाम क्या है, ठीक है। विरंजक चूर्ण को अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। बहुत सारे लोग बरसात के दिनों में बाथरूम वगैरह में ब्लीचिंग पाउडर छिड़कते हैं, ठीक है, या तो फिर पानी को शुद्ध करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से, ठीक है, यानी कि उसी को बोलते हैं हिंदी से विरंजक चूर्ण। व्यक्ति बार बार इंग्लिश में प्रयोग के कारण हिंदी नाम को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर एक ही है। ब्लीचिंग पाउडर अंग्रेजी में, हिंदी में विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो चलिए इसका क्या क्या जानना है, पहले देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। तो देखिए रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। फिर दूसरा में रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2, देखिए Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सीजन और Cl2 से क्लोरीन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम, ठीक है। सामान्य नाम तो इसका विरंजक चूर्ण नहीं है। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, निर्माण होता है शुष्क बुझा हुआ चूना में। शुष्क का मतलब है सूखा हुआ, ठीक है, सूखा हुआ बुझा हुआ चूना, ठीक है, मतलब चूना दो प्रकार का होता है, एक बिना बुझा हुआ, एक बुझा हुआ। बिना बुझा हुआ मतलब उसको पानी में नहीं डाला गया है, ठीक है, उसको पानी में नहीं डाला गया है। और बुझा हुआ का मतलब पानी में उसको घोल दिया गया है। तो जब पानी में घोल दिया जाता है उसके पानी को उसको समाप्त कर दिया जाता है, पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। उसके बाद, ठीक है, पानी को निकालने के बाद
जब बचता है शुष्क चूना, ठीक है, तो शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। कौन सा गैस? क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। तब किसका निर्माण होगा? CaOCl2 का, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, ठीक है। अब देखिए इसका सूत्र नीचे लिखे हैं, CaOH का होल ट्वाइस, नीचे जब 2 रहता है इसको होल ट्वाइस पढ़ते हैं, ठीक है। यह है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस। जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे बिना बुझा हुआ चूना में, ठीक है, तो क्या बनेगा? एरोदेन देखिए क्या लिखे, CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, और जो पानी है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम इसका उपयोग को समझते हैं। तो चलिए अब हम इसका उपयोग देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला उपयोग क्या है यहाँ पर? पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती एवं लीलेन के विरंजन के लिए। देखिए वस्त्र उद्योग में, ठीक है, कपड़ा जो उद्योग होता है वहाँ पर सूती एवं लीलेन के विरंजन के लिए, विरंजन का मतलब होता है सफ़ेदी करना, ठीक है। देखिए चूना से क्या होता है? सफ़ेदी होता है। तो ये जो बना है चूना से, विरंजक चूना, इससे भी क्या होगा? सफ़ेदी होगा, ठीक है। सफ़ेदी मतलब सादा रंग होगा। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वस्त्र उद्योग में। क्या करने के लिए? लीलेन का और सूती का कपड़ा का विरंजन के लिए, यानी कि उसको सफ़ेदी करने के लिए, ठीक है। उसके और कहाँ पर? तो कागज़ की फैक्ट्री, कागज़ की फैक्ट्री में, ठीक है, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री में साफ कपड़ों की विरंजन के लिए। देखिए जो कागज़ फैक्ट्री होता है वहाँ पर लकड़ी का जो मज्जा होता है वह, उसमें लकड़ी का मज्जा मतलब लकड़ी का जो बीच वाला हिस्सा होता है, जो गाद उसका बनाया जाता है, उसको सफ़ेद करने के लिए। और जो होता है लाउंड्री, यानी कि जहाँ पर कपड़ा बनता है वहाँ पर कपड़ों को विरंजन के लिए, मतलब कपड़ों को सफ़ेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, ठीक है, उपचायक एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा देखिए यहाँ पर तीसरा उपयोग क्या है? तीसरा उपयोग है जल को रोगाणु से मुक्त रखने के लिए, ठीक है। जो पानी है, जो पीने वाला पानी है, कुइया में जैसे हो गया, तालाब में तो पीने वाला पानी नहीं होता, खास करके कुइया में ही होता है, यानी कि कूप में। तो कूप में जो पीने वाला पानी है उसको, उसमें जो भी जीवाणु है उसको मारने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि बरसात के दिन में हम लोग उसमें विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे विरंजक चूर्ण का संपूर्ण जानकारी। चलिए अब हम समझते हैं अगला टॉपिक इसी तरह से। तो चलिए अब हम एक नए प्रश्न को पढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, निर्माण तथा इसका उपयोग लिखें। देखिए पिछला चैप्टर में यानी जो हम बताए थे वो आप लोगों को अगर समझ में आया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि इस वीडियो में भी आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। देखिए बेकिंग सोडा का क्या क्या जानना है? रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, निर्माण, इसका उपयोग, 4 चीज़ जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए बेकिंग सोडा बोलते हैं किसको, ठीक है। आप लोग कभी घर में कुछ बनाने के लिए, जैसे रोटी वोटी बनाने के लिए सोडा लाते होगे दुकान से, ठीक है, वही है बेकिंग सोडा, ठीक है, यानी कि बेक करने वाला सोडा। नाम से ही पता चल रहा है, बेकिंग मतलब पकाने वाला सोडा, ठीक है, बेक करने वाला सोडा, ठीक है। इसी को हम लोग मीठा सोडा भी बोलते हैं, इसी को फूलने वाला सोडा भी बोलते हैं, इसी को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा का तो क्वेश्चन ही है। उसके बाद देखिए चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए बेकिंग सोडा का सबसे पहले रासायनिक नाम देखिए क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। देखिए इसी को कभी कभी किताब में लिख देता है सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों नाम होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी और सोडियम बाइकार्बोनेट भी। इसका रासायनिक सूत्र देखिए NaHCO3, मतलब Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन और CO3 से कार्बोनेट, तो क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए इसका निर्माण, निर्माण मतलब बनता कैसे है बेकिंग सोडा, ठीक है। जो सोडा आप घर में फूलने के लिए देते हैं रोटी में, वो बनता कैसे है? क्या लिखा है देखिए, कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। देखिए सोडियम क्लोराइड का मतलब है नमक, ठीक है। तो ये कैसे बनता है? कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ किसको बोलते हैं? कोई भी चीज़ को बनाने के लिए जिस चीज़ों का जरूरत पड़ता है उसको हम लोग कच्चा पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि आप अगर रोटी बनाएंगे तो उसके लिए पानी जरूरत पड़ेगा, आटा का जरूरत पड़ेगा, नमक का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आटा, नमक, पानी क्या हो गया? कच्चा पदार्थ। तो उसी प्रकार से बेकिंग सोडा बनाने के लिए कच्चे पदार्थ में हम लोग सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो कच्चा पदार्थ यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है, जो निश्चित चीज़ है वही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कच्चा पदार्थ क्या हो सकता है? हो सकता है, नहीं, होता ही है, ठीक है। क्या है? H2O यानी कि जल का जरूरत पड़ता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का पड़ता है, प्लस NH3 मतलब अमोनिया, अमोनियम नहीं बोलिएगा, 4 रहता है NH4 तब अमोनियम, NH3 मतलब अमोनिया, प्लस NaCl। देखिए ये कच्चा पदार्थ है, H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ये तीनों जो है H2O, CO2 और NH3 ये कच्चा पदार्थ है। इसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक का। तो जब ये तीनों चारों अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के पश्चात NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है।
और एक चीज़ का निर्माण होता है NH4Cl, यानी कि मीथेन NH4 का मतलब होता है अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का। तो आई होप आप समझ गए होंगे बेकिंग सोडा का जितना भी यहाँ पर हम बताए हैं। चलिए अब हम देखते हैं बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है। तो चलिए देखिए यहाँ पर बेकिंग सोडा का 4 उपयोग लिखे हैं, ठीक है। चलिए चारों को समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से। पहला क्या है, भोजन को शीघ्रता से पकाने के लिए, मतलब भोजन को जल्दी पकाने के लिए। जैसे छोला बनाने के लिए मटर को बॉईल करने के समय यानी कि उबालने के समय ही सोडा दिया जाता है, बेकिंग सोडा, ताकि जो मटर है वो जल्दी बॉईल हो, ठीक है, जल्दी उबले और हम जल्दी आराम से उसको बना सकते हैं छोला, ठीक है। दूसरा क्या है, केक ब्रेड इत्यादि को बनाने में। देखिए केक ब्रेड इत्यादि जो फूलते हैं, या रोटी पुआ ये सब जो फूलता है इसी के कारण फूलता है, ठीक है। तो इसका उपयोग किया जाता है केक ब्रेड इत्यादि को बनाने के लिए। तीसरा है एंटासिड के रूप में, ठीक है। एंटासिड क्या होता है, उपचायक, मतलब जब कभी आप अति अम्लीयता से प्रभावित हो जाते होंगे। अति अम्लीयता मतलब यदि आप अपच के शिकार हो गए हैं, जैसे जल्दी ज़्यादा खाना खा गए, ठीक है। तो ज़्यादा खाना खाने के बाद भोजन जो होता है पचने के लिए अम्ल की आवश्यकता होता है, ठीक है। और जितना अम्ल ज़्यादा बनता है उतना पेट हम लोग का दर्द देता है, ठीक है। अगर नॉर्मल अम्ल बनेगा तो नहीं देगा, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा अम्ल बन गया है तो पेट हम लोग का दर्द देगा। तो उस स्थिति में हम लोग एंटासिड के रूप में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये क्षारक है, ठीक है। और आप पढ़ चुके हैं जब अम्ल जो पेट में है HCl अम्ल, वो जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो उदासीन हो जाता है और हम लोग का पेट दर्द शांत हो जाता है, इसी तरह से, ठीक है। साथ ही साथ बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है एंटासिड जैसे पदार्थों को बनाने के लिए, दवाइयों को बनाने के लिए, ठीक है, जैसे इनो, ठीक है। अब चलिए अगला देखिए क्या है, सोडा अम्ल अग्निशामक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो आप देखेंगे पेट्रोल टंकी या तो फिर कहीं गैस एजेंसी पास गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे एक लाल रंग का टंगा हुआ रहता है कंटेनर, यही है, देख लीजिए आप फोटो में, ठीक है। यही है सोडा अम्ल अग्निशामक। इसी में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है ताकि झाग इत्यादि उत्पन्न हो सके, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम एक नए प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, ठीक है। क्या है, धावन सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, निर्माण तथा इसका उपयोग लिखें, ठीक है। अब हम देखेंगे धावन सोडा का सारा चीज़, ठीक है, जिसको हम लोग धोने वाला सोडा भी कहते हैं सामान्यतः, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो इसका चलिए देखते हैं सबसे पहले रासायनिक नाम। क्या है रासायनिक नाम इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। देखिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये पूरा जो है इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। अब इसका रासायनिक नाम जो है इसका रासायनिक सूत्र से लिया गया है। देखिए रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं Na2CO3 ये हुआ सोडियम कार्बोनेट, और डेका का मतलब है 10, ठीक है, 10, और हाइड्रेट मतलब जल, ठीक है, H2O। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सूत्र क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। अब चलिए इसका निर्माण समझते हैं। निर्माण क्या है, Na2CO3 को जल से क्रिस्टलीकृत कराकर धावन सोडा का निर्माण किया जाता है। देखिए Na2CO3 इसी को हम लोग जल में डुबोते हैं, Na2CO3 को, सोडियम कार्बोनेट को, और जल में जब इसको डुबोया जाता है और जब इसको गर्म किया जाता है तो क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा, ठीक है, क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन, रवाकरण विधि के द्वारा इसमें जो जल का उपस्थिति है उसको प्राप्त किया जाता है और बन जाता है मेरा क्या, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। अब इसका सूत्र आप नीचे देख सकते हैं, Na2CO3 प्लस 10H2O। देखिए प्लस 10H2O है, जब सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जल का जुड़ता है तब क्या बनता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O, तब क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, का मतलब है धावन सोडा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है। चलिए अब देखते हैं धावन सोडा का उपयोग, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं धावन सोडा का उपयोग, ठीक है। धावन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा। तो सिंपल सा बात है, किसी भी चीज़ को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए पहला देखिए क्या है, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। देखिए कांच के उद्योग में, साबुन के उद्योग में और कागज के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। क्या करने के लिए, तो सफाई के लिए, ठीक है, गंदे चीज़ों को साफ करने के लिए, ठीक है। दूसरा देखिए बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों को निर्माण में। देखिए बोरेक्स एक सोडियम यौगिक है, ठीक है, तो इसी के जैसा और भी यौगिक होता है उसके निर्माण में। तीसरा क्या है, घरों में साफ सफाई के लिए। देखिए घरों में साफ सफाई के लिए क्या मतलब है कि बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं, पर्दे होते हैं, उन लोगों को धावन सोडा से ही साफ किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए चौथा, अपमार्जक साबुन इत्यादि बनाने के लिए। आप अपमार्जक का मतलब है सर्फ, ठीक है, सरफ।
तो सर्फ के निर्माण में और साबुन के निर्माण में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए पांचवा देखिए क्या है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता, बहुत सारे जल में आप सुनते होंगे कि दाल इत्यादि नहीं उबलता है। ठीक है, यानी कि ठीक से नहीं बन पाता दाल, तो वह जल कठोर जल होते हैं, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की उपस्थिति होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो उस जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसकी, तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका निर्माण तथा उपयोग लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन में हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। क्या है उत्तर, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, या इसी को हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, दो नाम है इसका, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ नहीं है, जिप्सम का ही एक रूप है। ठीक है, तो इसका निर्माण इसी में छिपा हुआ है। कोई पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे किसको, तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो जितना भी उसके पास जल रहता है, दो अणु, ठीक है, वो दो अणु में से जो जल होता है वो 1.5 अणुओं का त्याग कर देता है। कितने का, 1.5 अणु का त्याग कर देता है, मतलब कि 1.5 अणु अपने पास नहीं रखता है, सिर्फ आधा अणु अपने पास रखता है। ठीक है, और उसका नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र लिखे हैं नीचे, CaSO4, इसमें क्या लिखे हैं, जिप्सम, JyPSum जिप्सम है। ठीक है, CaSO4 × 2H2O। ठीक है, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं 373 केल्विन पर हीट करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O। देखिए ये जो है CaSO4 × ½ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। ठीक है, प्लस H2O। ठीक है, कितना H2, तो 1/2 H2O। ठीक है, 1/2 H2O इसका जल जो होता है वो त्याग कर देता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे कि जब जिप्सम को 373 केल्विन के तापमान में गर्म करेंगे तो जल का 1.5 अणु का त्याग कर देगा। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसको आप लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। तो चलिए अब हम इसका उपयोग देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका उपयोग बताने से पहले आपको हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि ऐसा वीडियो बनाने में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि इसमें PDF बनाना नहीं है, इसमें डायरेक्टली हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं और बनाते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला नंबर में क्या है कि डॉक्टरों के द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने में। देखिए बहुत सारे टीचर बता देते हैं कि हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन किस तरह से, हड्डी को प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं जोड़ता है, हड्डी अपने आप जुड़ती है। ठीक है, तो डॉक्टरों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए। ठीक है, ताकि हड्डी जुड़ सके। ठीक है, दूसरा क्या है, दीवार के सतह को चिकना करने के लिए, यानी कि पेरिस करने के लिए, पुट्टी मारने के लिए। ठीक है, आप लोग जो बोलते हैं पुट्टी पेरिस, वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तीसरा क्या है, खिलौना, मूर्ति इत्यादि के निर्माण में। ठीक है, यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग।